हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन. In this session we are going to have a look over a very interesting poem, that is A Tiger in the Zoo. This poem is written by Leslie Norris. So let's begin with the poem. Read the first stanza of the poem. He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet race. Move to next stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Move to next stanza. He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the villages. Next one. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now move to fifth stanza. He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. बच्चों, हम लोगों ने अभी इसके 5 स्टेंजे जो है रीड किए हैं. तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग आपको इसका जो सेंट्रल थीम है वो बताना चाहूँगा कि दिस पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इस पोएम में जो पोएट है वो बताना चाहता है कि एक जो टाइगर है उसको जब किसी जू के अंदर किसी केज में बंद कर दिया जाता है सलाखों के पीछे, और वो टाइगर वो ही टाइगर जब अपने रियल हैबिटेट अर्थात वो जंगल में जब होता है तो उन दोनों में क्या अंतर होता है उसको पोएट जो है इसमें बताना चाहता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. यानी ये जो पोएम है वो जू से चलती है जंगल की तरफ और फिर वापस आ जाती है जू में. तो चलिए लेट्स नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. सेंट्रल थीम इज थ्रू द मीडियम ऑफ दिस पोम the poet express the deep meaning as well the great significance of free life, since freedom is liked by all the living beings. The poem gives a sharp contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. The life of captivity breeds trouble, rage, fury, tolerance, tension, and stress. Thus, the freedom is base of all lives. यहाँ पर बताया गया है इसका जो सेंट्रल थीम है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी अधीनता में नहीं रहना चाहता, अर्थात वो बंद जगहों पर नहीं रहना चाहता, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई मानव हो, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है. तो इस पोएम में जो फ्रीडम है उसका जो सिग्निफिकेंस है लाइफ में उसको बताया गया है. चलिए तो हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. समरी ऑफ द पोम. द पोम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है कि उसका जो प्राकृतिक आवास है जहाँ पर उसको होना चाहिए. द पोएट हैज़ वेरी एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ अ टाइगर. ही एक्सपीरियंसेस दैट लाइफ ऑफ फ्रीडम ब्रिंग्स हैप्पीनेस while a captive life cause anger, trouble, and tension. There, a tiger in the zoo who has bright stripes on his body, he is in a cage, he roams in a state of rage over the pads of velvet quiet and humbly snarls in it. इसमें पोएट बताते हैं कि जब टाइगर किसी पिंजरे में कैद है किसी जू के अंदर, तो वो क्या है, उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, तो वो खुश नहीं है, वो परेशानी में है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है. तो और जब यानी मतलब अभी आगे हम लोग देखेंगे कि वो जो टाइगर है जब बंद है तो इधर उधर घूमता है और लोगों को, विजिटर्स को इग्नोर करना वो चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स हैं, जो मतलब सलाखें उनके पीछे बंद हो गई है. हालांकि टाइगर को कहाँ होना चाहिए वो भी अभी इसमें बताया गया है कि जब वो जंगल में होता है तो क्या करता है, वो जो मोटे मोटे से बड़े बड़े से जो डियर होते हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं, तो वो छिपकर उनका शिकार करता है, वो अपने रियल हैबिटेट में होता है. और ये यहाँ पर बार हैं, मतलब जो सलाखें हैं, जो पिंजरे हैं, जो जू है उसके अंदर बंद, उसकी सारी स्ट्रेंथ कैसी हो गई है, ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा है. द राइटर
presents two life phases of a tiger. One pertains to his life in a zoo, another relates टू हिज लाइफ इन ए नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक जो टाइगर है उसके लाइफ के दो फेजेस को बताया गया है। एक जब वो कन्फिस्टेड होता है, अर्थात वो सलाखों के पीछे होता है, जू के अंदर होता है, केज के अंदर होता है, बंद होता है, और दूसरा वो जब फ्री होता है अपने रियल हैबिटेट, अर्थात वो जब जंगल में होता है, फॉरेस्ट में होता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को इस पोएम के अंदर बताया गया है। और जो सिग्निफिकेंस है फ्रीडम का लाइफ में, उसको भी इसमें पोएट ने बताने का प्रयास किया है। In the zoo, he is in a cage and walks over the velvet pads in anger. In the natural surroundings, he is happy and hides himself to catch his prey for food. In the cage, he is in trouble, tension, shows his indifference even to the visitors. In the jungle, he terrorizes the villagers. While he is in cage, he snarls and roars. At last he hears the patrolling cars at night. He stares at brilliant stars. Thus freedom is very much dearest to all. यहाँ बताना चाहते हैं कि जो जब वो केस के अंदर होता है तो वो धीरे धीरे करके उस पिंजरे के अंदर चलता है, अपने केस के अंदर चलता है, और जब वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जब पिंजरे के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जब वो सराउंडिंग में, जब वो पिंजरे के अंदर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ सारी ऐसी लगती है कि पिंजरे के अंदर कैद हो गई है, उसको पता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है और वो लोग पत्थर फेंकते हैं या उसकी तरफ उसको टीज़ करते हैं, फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। जबकि वो जब अपने रियल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में होता है, जंगल में होता है, तो वो जो प्लम्प डियर्स होते हैं, मोटे मोटे जो डियर्स होते हैं, उनका वो शिकार करने के लिए छिपा रहता है और उनका शिकार करता है। जबकि अगर हम बात करें, कहते हैं कि वो अपने जो उसके दांत हैं, वो दांतों से, और दांत जब अपना मुंह खोलता है तो बेयर जो उसकी टीथ्स होते हैं उससे नहीं, मतलब विलेजर्स को डराता है। क्या करता है, स्नॉल करता है, ग्रॉल करता है, मतलब वो दहाड़ता है, और जिसको देखकर जो गांव के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और इस तरह से अब यानी यहाँ से जब अपने रियल हैबिटेट के बाद अब फिर वो जू में जाता है, अगला स्टैंजा लास्ट वाला, और वो बताते हैं कि ही स्टेयर्स एट लॉस्ट ही हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। यानी वो रात में जो पेट्रोलिंग कार पुलिस की आती है, आती जाती थे, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उनको वो देखता है लास्ट में। ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो जो आकाश में अनगिनत तारे हैं उनको भी देखता रहता है। दस फ्रीडम इज़ वेरी मच डियर टू ऑल। सो एज अ होल, एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दिस पोम हमने कंट्रास्ट करके दिखाया है पोएट ने कि कोई व्यक्ति जब उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, यानी उसको उसके हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से रहना पड़ता है, और दूसरा जब वो अपने कोई जो एनिमल है या कोई व्यक्ति है वो जब अपने रियल नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पर वो जब केस के अंदर है तो वो बहुत अनहैप्पी है, एंग्री भी है, जबकि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो हैप्पी होता है। तो यहाँ पे फ्रीडम की बात की जा रही है। सेंट्रल थीम, द पोम गिव्स अ शार्प कंट्रास्ट इन द मूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ ए टाइगर व्हेन he is in the zoo and when he is in the forest, when it is in its natural habitat and when it is in imprisoned। यानी जब वो बंद है, कैद है किसी सलाखों के पीछे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, अनहैप्पी उसका मूड होता है, सैड होता है, एंग्री होता है। जबकि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो बहुत ही हैप्पी है, पीसफुल है और अच्छा फील कर रहा है। चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या बच्चों यूज हुए यहाँ पे। जैसे सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है इन हिज क्वाइट रेज, इट्स नॉट इन हिज क्वाइट रेज। वो काफ़ी गुस्से में है, वो काफ़ी गुस्से में, यहाँ पर रेज की बात हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। इस पोएम में इमेजरी भी, इमेजरी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो दिमाग में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, किस तरह का चित्र बनता है, किस तरह की थिंकिंग आती है, हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इमेजरी यहाँ पे यूज़ हुई है, लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू एंड प्लम्प डियर। तो मतलब लर्किंग यानी वो हम ऐसा इमेज में, ऐसा इमेजरी में मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि वो कहाँ यानी छिपा होगा, शैडो में छिपा होगा, वो झाड़ियों में छिपा होगा। स्लाइडिंग थ्रू मतलब धीरे धीरे करके वो अपने शिकार की तरफ क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा आगे की तरफ, खिसक खिसक कर। प्लम्प डियर, और कैसे डियर आएंगे, प्लम्प मतलब हेल्दी डियर, मोटे से जो है वो डियर वहाँ पर आएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर इमेजरी का यूज़, ये यहाँ पर इमेजरी का बच्चों यूज़ किया गया है। चलिए एलिट्रेशन का भी यूज़ किया गया है। तो एलिट्रेशन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। आप देखेंगे तो सा साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बिहाइंड यानी बार साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। चलिए अब आते हैं बच्चों, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। पहला है यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है मूविंग प्राउडली, मतलब अकड़ कर चलना या थोड़ा सा गुस्से में चलना। विविड, विविड का मतलब होता है क्लियर, विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट वन है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब होता है जो उसके ऊपर धारियाँ बनी होती हैं, जो टाइगर है, जो लायन है, उसके ऊपर जो धारियाँ बनी होती हैं। कलर्ड लॉन्ग लाइन्स ऑन द बॉडी। नेक्स्ट वन पैड्स। पैड्स का मतलब होता है क्वेश्चन, मतलब जो उसके पैर हैं वो उनके बारे में बताया गया है। वेलवेट। वेलवेट का मतलब था सॉफ्ट क्लॉथ। यहाँ पर बताया गया कि उसके जो पैर हैं, पंजे हैं, वो किस तरह के हैं, मतलब मखमल की तरह। वेलवेट का मतलब होता है मखमल। क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, शांत। रेज। रेज का मतलब होता है एंगर, फ्यूरी, मतलब गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। लर्किंग का मतलब होता है छिपा होना, हाइड, हाइडिंग। यानी वो क्यों छिपा था, क्योंकि वो शिकार करना चाहता है हिरण का, जो प्लम्प टियर्स हैं। शैडो। शैडो का मतलब होता है शेड यानी छाया। स्लाइडिंग मतलब था स्लीपिंग या ग्लाइडिंग, मतलब धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना, खिसकना। प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है हेल्दी, यानी जो हेल्दी हो, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लम्प, और प्लम्प वर्ड यूज़ किया गया है डियर के लिए। स्नॉलिंग का मतलब ग्राउलिंग, मतलब दहाड़ना। एज। एज का मतलब होता है कॉर्नर या बाउंड्री। नेक्स्ट वन है बच्चों बेरिंग। बेरिंग का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड, यानी मतलब जो उसके दांत है वो कैसे है, मतलब वो जब अपना मुंह खोलता है, दहाड़ता है, तो उसके दांत कैसे हो जाते हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है बेरिंग, मतलब खुले हुए दांत, बहुत ही कैसे लगते हैं, डरावने से लगते हैं। फैंक्स। मतलब फैंक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, टीथ से है। फैंक्स का मतलब यहाँ पर टीथ से है। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड दिस पोम। सभी पॉइंट्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कंड्यूसिव लर्निंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।